हेलो डियर स्टूडेंट। जो जैक बोर्ड द्वारा जो हम लोग को फिजिक्स का मॉडल सेट मिला है, दो सेट मिला है, सेट वन और सेट टू। तो सेट वन का सॉल्यूशन हम पहले ही डाल दिए हैं और अभी सेट टू का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेट से उम्मीद यही किया जा सकता है कि कम से कम इतना नंबर का क्वेश्चन आए जिससे आप पास हो जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आएगा नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन पास ज़रूर हो जाओगे, ये बात का मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आने का है पास मार्क्स का। उसके आगे का अभी सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले इतना हो लो। हाँ, और उसके आगे का लाना है तो आपके पास टाइम है बचा हुआ, आप पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मॉडल सेट टू है फिजिक्स झारखंड बोर्ड का, उसका आंसर क्या क्या होगा सारा क्वेश्चन का। ठीक, तो यहाँ में से जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है बोलता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर, मतलब इसमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है। तो हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिग्री है, रेडियन है, स्टेरेडियन है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। देखो ऐसे समझो, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नापा जा सकता है। इसका यूनिट मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, माइल्स भी हो सकता है, इट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं दुखी। ठीक है, अगर आप दुख हो तो क्या दुख को नाप सकते हो, कितना दुख हो? नहीं। तो दुख को अगर हम नहीं नाप सकते हैं तो उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है। सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और मेजर कर सकते हैं तो ये पांचों का यूनिट भी याद कर लेना, हो सकता है वो आए। पाउंड, डॉलर, रुपी। देखो ये पाउंड है, डॉलर है, रुपी है। ठीक है, तो जो हमारा मनी है, मनी, ठीक है, मनी, तो उसका यूनिट है ये सब, पाउंड, डॉलर, रुपये। ठीक है, अब इधर किलोस, पाउंड, गैलन्स, ये सारा का सारा फिर से यूनिट है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। इसमें से जो जो पेयर दिया हुआ है सब किसमें से दो सेम डायमेंशन होगा। एक बोलता है स्पेसिफिक हीट और एक बोलता है लेटेंट हीट, बाद में देखेंगे। देखो ये सब में सारा का जानना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आंसर जान गए तो उसको टिक लगाओ और आगे निकलो। तो सबसे पहले ये तो पहले ही दे दिया है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो ये पार्ट टू का क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, सरफेस टेंशन देखोगे तो ये भी पार्ट टू का क्वेश्चन है जो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, फोर्स, हाँ ये पार्ट वन का क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, ये पार्ट वन का है। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो इधर बी होगा या डी होगा, बट ऐसा हर जगह काम नहीं दे सकता है। खैर देखिए, एक इक्वेशन है जिसका नाम है इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम, मोमेंटम इक्वेशन। ठीक, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के हिसाब से अगर देखोगे, ठीक, तो जो इम्पल्स होता है दैट विल बी इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। यही इक्वेशन है, इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का। तो इम्पल्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम का। तो दो चीज़ बराबर है, मतलब किस में बराबर है? यूनिट में भी बराबर है, डायमेंशन में भी बराबर है, सब में बराबर है। ठीक, तो इसका आंसर होगा इम्पल्स और मोमेंटम। इसमें से आप यूनिट में देख लेना, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट, सरफेस टेंशन तो आप लोग का इधर से आएगा नहीं। ठीक है, स्ट्रेन भी आएगा नहीं। ठीक है, तो और बस यही दोनों, इम्पल्स और मोमेंटम। या तो इम्पल्स का देखो, और दोनों का लिख देते हैं। जो इम्पल्स का यूनिट होता है वो होता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम का भी यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। बेसिकली मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। तो देखो यहाँ पे अभी यूनिट पूछा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, नहीं पूछा है। तो जो पहला जितना भी फिजिकल क्वांटिटी था उसी सब का यूनिट पूछ दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर सही है, किलोग्राम सही है, सेकेंड सही है, एम्पियर सही है, केल्विन सही है। ठीक है, उसके बाद मोल सही है, कैंडेला, ठीक है,
ये भी सही है। ठीक, तो अब ये तो सही आंसर, लेकिन बाकी को भी चेक कर सकते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम, ये देखिए ये नहीं है। आगे है मीटर, न्यूटन, न्यूटन नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो पूछ रहा है जो रिजोल्यूशन है वो क्या है। अब देखिए हम लोग को एरर से क्वेश्चन या मेजरमेंट से क्वेश्चन देने का बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डाल दे रहा है। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में भी यही हो। खैर देखते हैं रिजोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो रिजोल्यूशन को ऐसे समझो, मान के चलो एक डिवाइस है जिसमें जो रीडिंग है वो इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे इस टाइप से, और इसका यूनिट लिखा हुआ है केजी। मतलब अगर ये पहला रीडिंग लेगा तो 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, ये रीडिंग लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग लेगा वो ये लेगा, ये लेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम बोले आपसे कि ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, तो कम से कम इतना मेजर कर सकता है, क्योंकि ये 1 के जगह में ये तो 0.5 लिख नहीं सकता है। देखो ये चार स्पेस दिया हुआ कि चलो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो 9.999 यहाँ तक मेजर कर सकता है। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो 0.000 यहाँ तक मेजर कर सकता है। लेकिन अगर बोले किसी को मेजर करना है तो कितना को मेजर करेगा, तो फर्स्ट जो डिजिट आएगा 0.001 kg ऐसे आएगा, दूसरा आएगा 0.002 kg। ठीक, इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो जितना भी रीडिंग है उसको ये डिवाइस मेजर नहीं कर पाएगा, और इसी को हम बोलेंगे उसका रिजोल्यूशन। तो द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली। रिलायबली मतलब जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे जो हमारा सबसे कम से कम अमाउंट चेंज हो रहा है किसका, इनपुट सिग्नल का। ठीक, उसी को डिटेक्ट करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो डिटेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे जो हम लोग जहाँ पे रड उड लेने जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप 100 ग्राम को मेजर करने जाओगे तो नहीं करेगा, 1 kg करेगा, उसके बाद 2 kg करेगा। तो क्या वो 1.5 kg को कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 1 kg के बाद डायरेक्ट मेजर करेगा 2 kg को। लेकिन अगर ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो वो 1 kg 100 ग्राम भी मेजर कर सकता है, 1 kg 200 ग्राम भी मेजर कर सकता है। ठीक, तो वही कहानी है कि कम से कम कितना मेजर कर सकता है। ठीक, तो जो 4 है उसका ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ। तो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इसका अगर आंसर देखोगे तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, क्वांटिटी क्यूब्ड मतलब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी स्क्वायर्ड। ठीक, तो अब समझ में आया, ओ अच्छा, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसका क्यूब का बात कर रहा है, जो ट्रू वैल्यू है उसका स्क्वायर का बात कर रहा है। तो ये दोनों तो स्क्वायर और क्यूब में ही गया, मतलब आंसर आइदर सी होगा या डी होगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन। डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन। ठीक, तो टोटल 3 चीज़ बोल रहा है। एक बोलता है कि 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट और फिर उसका बोलता है मीन, तो ये भी बात गलत है। लास्ट में बोलता है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ये ना सही है। इंडिविजुअल जैसे कि अगर मान लो हमको किसी चीज़ को मेजर करना है, ठीक है, तो मेजर करना है। ठीक, तो मेजर किए तो आया कितना, 10 सेंटीमीटर। दोबारा मेजर किए कितना आया, 12 सेंटीमीटर। फिर से मेजर किए तो कितना आया, मान के चलिए 9 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो कभी भी आपका आंसर, जैसे ऐसे सोचो ना, आपको आपके घर से आपके स्कूल तक का दूरी को मेजर करना है, तो आप जितना बार मेजर करोगे उतना बार अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो अब बोलोगे सर सही कौन है, तब इसका आंसर हम देने वाले नहीं हैं सही कौन है। ठीक, बट हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एंड ट्रू वैल्यू इज टेकन एज एवरेज वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू जो आप नापे हो या जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टू पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न टू ए।
ठीक है। तो हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक। तो देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। अब किस तरह का फॉर्मेट का पूछेगा आई डोंट नो। तो जिनको मैं नोट्स दिया हूँ, पढ़ाया हूँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से जितना पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन हम दिए हैं असाइनमेंट में, ठीक है, सबको प्रैक्टिस कर लोगे, आएगा मतलब आएगा, ठीक। चलिए कहाँ से कहाँ गया, ए से बी, और ए से बी कितना दूरी है, तो बोलता है 1.5 किलोमीटर। उसका टर्न लिया और फिर से वापस आ गया ए। तो हमको अरे अच्छा, ही टेक्स 1 आवर टू डू सो। जाने के समय उसको कितना लगा, जाने का हम लोग को दूरी दिया हुआ है और आने का हम लोग को समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटा, ठीक। तो जाने का हम लोग को टाइम दिया हुआ नहीं है और आने का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। तो आने का डिस्टेंस तो उतना ही होगा 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब जाने का टाइम का कोई अता पता नहीं है। खैर, तो हमको पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन फॉर दिस। तो सबसे पहला बात है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहाँ से गया वहीं पे आया, और डिवाइड बाई इसको टोटल टाइम टेकन, तो भैया वो बाद में निकालना। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है वो किससे स्टार्ट किया है, रेस्ट से, मतलब उसका यू कितना है, 0, एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जिसके आगे यूनिफॉर्म लग जाता है वो हो जाता है कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को समझ सकते हैं। इफ द वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। जब वो इतना दूरी को तय कर लेता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो इक्वेशन पहला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो दूसरा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो तीसरा है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। हमको टाइम के बारे में कोई चर्चा दिया ही नहीं है, अब पूछा भी नहीं है, तो ये दोनों गया तेल लेने। v के जगह हम कितना रखेंगे, v रखेंगे क्योंकि हम लोग को पूछा है। माइनस इनिशियली कितना था, तो यहाँ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के जगह हम कितना रखेंगे 2। a के जगह हम कितना रखेंगे a, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है। s के जगह हम कितना रखोगे 32। तो यहाँ से किसको निकालना है, a को। तो v कितना दिया हुआ है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32। किसी समझ कर रहा है जी, ठीक। तो यहाँ पे v स्क्वायर है तो यहाँ पे एक और 8 होगा, ठीक। तो हम लोग को मालूम चला 30, यहाँ पे देखो दिस विल बी इक्वल टू 8 4 जा 32, ये 8 गया, 4 2 जा 8 और ऊपर 8। तो आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए वैसा डर लग रहा था, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इतना वेलोसिटी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखो हम अब ए पता चल गया है, अब ए पता चल गया है तो इससे भी टाइम निकाल सकते हो और इससे भी टाइम निकाल सकते हो। बट ये इक्वेशन को तब यूज़ करना जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि यहाँ टाइम पे स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो भैया जी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे और आप ना जानो तो फिर फालतू ही पढ़ रहे हो। तो आंसर विल बी सी, मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर से क्वेश्चन 9, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब हम लोग समझ गए u कितना है। ट्रेवल फॉर टाइम t, कितना देर तक ट्रेवल करता है, टाइम t तक, ठीक। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a जो है वो 2 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है ये भी कांस्टेंट है। मतलब फिर से हम लोग का 3 फार्मूला बन गया, ठीक। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाई इट इज़ 16 मीटर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मीटर है, 16 मीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है, टाइम। तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के जगह हम कितना रखोगे 16, यू के जगह हम कितना रखोगे 0 इंटू टी प्लस हाफ के जगह हम कितना रखोगे हाफ, ठीक। नेक्स्ट ए के जगह में कितना रखोगे
2 और यहाँ पे किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर, तो 2 2 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, तो टी विल बी इक्वल टू +-4, बट हम लोग जानते हैं टाइम नेवर बी नेगेटिव, तो +4 सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से जो 9 का आंसर होगा वो हो गया ए। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फिर से बोलता है एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, तो u इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए कितना है, इतना, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, तो हम लोग को 3 सेकेंड के आखिरी में डिस्प्लेसमेंट पूछना है, मतलब 3 सेकेंड तक चल गया। nth का क्वेश्चन नहीं है ये, nth का होता तो बोलता लास्ट 3rd सेकेंड ऐसा बोलता, ठीक। एंड ऑफ द 3rd सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड चला, दूसरा सेकेंड चला, 3rd सेकेंड चला, उसका आखिरी में पूछ रहा है, ठीक। तो हमको पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस, तो एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब 3 सेकंड तक चलेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा मालूम नहीं है, तो इसको यूज़ नहीं करोगे, ऊपर ला यूज़ करोगे, ठीक। तो s इज इक्वल टू यू के जगह में फिर से फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ के जगह में हाफ, ए के जगह में कितना रखोगे, देखो यूनिट को देखो ना, अपने समझ में आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये कट गया, तो s इज इक्वल टू 9 मीटर, तो ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ए बॉडी मैक्स इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये समझना है ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है किधर, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, तो ऊपर नीचे नहीं बोलना है, ठीक है। आपका कॉपी के लिए आगे नॉर्थ होगा और पीछे साउथ होगा, ऐसे समझो, ईस्ट राइट, वेस्ट लेफ्ट, नॉर्थ आगे, साउथ पीछे, ऐसा है कहानी, खैर जो भी हो, ठीक। तो ये बॉडी मैक्स इन डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ड्यू ईस्ट, 4 मीटर किसके तरफ जाता है, ईस्ट के तरफ जाता है, 4 मीटर गया ईस्ट के तरफ, 4 मीटर गया ईस्ट के तरफ, उसके बाद उसका मन नहीं भरा, ठीक है, वो 3 मीटर गया किधर, नॉर्थ के तरफ, तो यहाँ से 4 मीटर आने के बाद ये जाएगा नॉर्थ के तरफ, कितना मीटर, 3 मीटर। तो पूछ रहा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जहाँ से चला और जहाँ पहुँचा उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये इसका लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बतलाएगा, तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो आंसर विल बी 5 मीटर, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। देखो सर कांस्टेंट स्पीड बोला है, तो और किस में पाथ कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है सर्कल में, ठीक। तो ये एक सर्कल है जिसमें कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, तो हम पहले ही बोले थे कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब है इसका स्पीड बदलेगा नहीं, तो लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो बोलता है कि इट हैज़ इनवर्ड एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन है हम लोग का मोशन इन ए प्लेन। अब देखो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंटर के तरफ जब तक एक एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं, तो ये बात सही है क्योंकि इसके पास इनवर्ड एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो बोलेगा सर स्पीड तो कांस्टेंट है, तो भैया जी एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को बदलता है, स्पीड को बोल सकते हैं क्योंकि जब वेलोसिटी बदलेगा तो स्पीड भी बदलेगा, ठीक है। लेकिन अब उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो इसका आंसर है उसको देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तो इट हैज़ इनवर्ड एक्सेलरेशन, तो जिनको सर्कुलर मोशन का अगर सही ज्ञान है तो वो समझ सकते हैं कि बिना इनवर्ड एक्सेलरेशन का कभी भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, या फिर और हाईफाई बात करेंगे तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। आपको ये सब ऊपर ऊपर जा रहा है तो क्लास में आकर डाउट क्लियर कर लेना एग्जाम के बाद, और एग्जाम दीजिए ऐसे ही, ठीक। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी का नंबर चेंज नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन वहाँ तो चेंज कर रहा है, ठीक है। ये बोलता है आगे चलो, ये बोलता है नीचे चलो, ये बोलता है इधर दाएं चलो, तो सब अलग अलग चलो ना सर, ये पहुँचेगा इधर तो ये पहुँचेगा नीचे, ये पहुँचेगा नीचे, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, गलत हो गया। हैज़ नो एक्सेलरेशन, अरे भैया जी अभी तो बोला हैज इनवर्ड एक्सेलरेशन, तो ये भी गया तेल लेने। हैज़ एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, नहीं ये नहीं होगा, अगर रेडियल आउटवर्ड एक्सेलरेशन हुआ तो कभी भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन कौन आएगा, तो देखो हम एक उपाय बताते हैं, इसके आगे से एंगुलर को हटा दो
तो आप क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, बात खत्म। ठीक, तो एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो 13 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, तो बोलता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब, ठीक है, जमीन से ऊपर जाने का समय और फिर ऊपर से नीचे आने का समय, इसका बात कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। 4 टाइम्स द टाइम नेसेसरी टू रीच मैक्सिमम हाइट। अरे सर इसको क्लास में तो ऐसे ही कराया है ना, जितना समय ऊपर जाने का उतना समय नीचे आने का, तो अगर 10 सेकेंड ऊपर जाने का तो 10 सेकेंड नीचे आने का, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 4 टाइम्स नहीं होता है, ठीक है, 3 टाइम्स नहीं होता है, इक्वल टू टाइम नेसेसरी टू रीच मैक्सिमम हाइट नहीं होता है, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच मैक्सिमम, यस यही आंसर है। ठीक, तो आंसर में ऑप्शन में कोई दम नहीं है, अगर आप फिजिक्स को ठीक से पढ़े हैं, और जितना मैं बतला दिया हूँ उससे अभी तक एक बूंद भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है और ना रहेगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए, द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, ठीक है, जिस रास्ता में वो चलता है उस रास्ता का नाम, ई सब पढ़ाए हैं कभी, देखो ई कभी पढ़ाए ही नहीं है, ई कभी पढ़ाए ही नहीं है, ई कभी ट्रैक्टर फ्रैक्टर कब पढ़ाए हैं। ठीक, तो आंसर विल बी ट्राजेक्टरी। तो साले को ऑप्शन भी देता है, थोड़ा इज्जत करके देना चाहिए लोग को, ठीक है, मतलब कुछ भी। ठीक, तो आंसर 15 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है लॉज ऑफ मोशन। चलिए, तो पहला बोलता है व्हेन बस स्टॉप सडनली, मतलब चलता हुआ बस अचानक रुक गया, तो जो पैसेंजर है वो गिरेगा किधर, फॉरवर्ड। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी ऑप्शन में दे सकता था कि चलता बस ने जब ब्रेक मारा तो पैसेंजर ने किधर झुका, आगे पीछे दाएं बाएं, शुक्र बनाइए नहीं दिया, देगा तो बस के अंदर चढ़ जाओगे, एक्सपेरिमेंट कर लोगे। ठीक, तो इसको हम एक्सप्लेन किससे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक हम उसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, यही था। ठीक, तो ये वाला कहानी ख़त्म। 16 के बाद 17, एक पैसेंजर है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, बस पे, और वो कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड में, feels pushed backward whenever the bus is accelerated forward। बैठा हुआ है, जैसे ड्राइवर एक्सीलेटर लेता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो किसके चलते। ठीक, तो अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स, तो भैया जी ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगता है, आगे पीछे नहीं लगता है। रियल फोर्स, ऐसा फोर्स बोल के मास्टर कभी पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो ड्राइवर है, ड्राइवर वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन फोर्स का क्या लेना देना। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शस फोर्स और सूडो फोर्स, हाँ, एक्सेलरेशन सूडो फोर्स कितना लगता है, एम में, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम इज बस, बॉडी इज पैसेंजर। नहीं बुझाया तो कौन सा फोर्स लग गया, सूडो फोर्स। तो 17 का आंसर सी फॉर चेन्नई सुपर किंग, हारे का जीते उससे कोई मतलब नहीं है, हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, अब बोलता है एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलो, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम। अरे भैया जी ये क्या पूछते हो, और खा पी के कोई काम है नहीं, बर्बाद कर दो बोर्ड का बच्चा को। ठीक, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कम से कम क्वेश्चन ऐसा देता कि एक वाल है, इसमें इस डायरेक्शन से एक बॉडी आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से टकराया 30 डिग्री एंगल से, टकराने के बाद वो फिर 30 डिग्री एंगल से चला गया, लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं किया। अरे जो बाबू था या बॉल था इसका मास था 1 किलो, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। इस तरह का क्वेश्चन दे तो मज़ा आए, लेकिन खुश रहिए, किस्मत का आप लोग बहुत तेज है। ठीक, मास के जगह में 5, वो भी केजी मीटर पर सेकेंड, साले को गुना करो आंसर लाओ, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये फरागरा जाइए। 18 के बाद 19, द मास ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द। ठीक, क्या पूछ रहा है, मास, एम पूछ रहा है। ठीक, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द फोर्स, तो ऊपर फोर्स है और नीचे क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एम हो गया, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया,
एम में। तो अब बताइए ये जो फोर्स था इसका नाम क्या बतलाए थे, इनर्शिया फोर्स। तो ये मास का नाम क्या हो जाएगा, इनर्शिया मास या इनर्शियल मास। समझ में देख रहे हैं कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है ये वाला। ठीक है, बहुत डेप्थ नहीं मान सकते हैं, बट हाँ थोड़ा जो बच्चा ऊपर ऊपर पढ़ के गए हो ना, एफ इक्वल टू एम में, तो माँ की जगह में फिर हो जाएगा। ठीक है, खाली माँ ही याद आएंगे टाइम पे। ठीक, तो ये जो एफ है, अब बच्चा को तो पढ़ के नहीं समझ में आता है कि एफ कौन सा फोर्स था। जब टीचर बोले ना इनर्शिया फोर्स, तो व्हाट इज इनर्शिया फोर्स, कहा जानी। ठीक, तो एफ इक्वल टू एम ए में जो फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स है, और जो एम है वो है इनर्शियल मास। ठीक, तो इंटरनल नहीं है, इनर्शियल है। डी फॉर दिल्ली। 19 के बाद 20। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक लकड़ी का ब्लॉक को रख दिया गया है। ठीक, हमने भी रख दिया। ए फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस, मूव द बॉडी। अच्छा, पैरेलल टू द सरफेस हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक, ओके, लो बाबू तुम भी खुश हो जाओ। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एक्ट, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर काम करेगा, तो नॉर्मल टू द सरफेस अपवर्ड, साले को जान ले लेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस डाउनवर्ड फिर से जान ले लेंगे, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। वाह बेटा जी, जिधर हम लोग फोर्स लगाएं फ्रिक्शन भी उधरे काम करेगा और इसको और खींच के ले जाएगा। इज इट पॉसिबल, नो सर। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यस। ठीक, तो जो 20 है उसका आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक, 21 आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, इतना इतना ले आ गया। जिस समय हम बोल रहे थे कि चैप्टर नंबर 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा तो यही वाला आएगा, दे दिया। याद करो क्लास में हम बोले थे अगर आवेगा तो यही आवेगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक, तो 5 ठो जो फंडामेंटल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटे, अच्छा नहीं इतना ही है, ग्रेविटेशनल तो ये देखो यहाँ से यहाँ ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो कैट हुआ गिनो। ठीक है, काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4। तो ये चारों में से बोलता है रैंक फर्स्ट इन स्ट्रेंथ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन रैंक में काम करता है। ठीक है, इधर सुनिए सर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। ए सर मजाक मत कीजिए, हम तो उछलते हैं तो धरती बुला लेता है, वो तो शुक्र मनाओ कि सिर्फ धरती बुलाता है। कहीं क्लास में बगल में इधर कोई बैठी हुई थी और अपना मास के चलते अगर अट्रैक्ट कर लेती या तुम कर लेते, तब सोचो क्या होता। साले के दुनिया का सब प्राणी एक ही जगह लड्डू के जैसा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो शुक्र मनाइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो एक दूसरे से अलग होने ही नहीं सकते हम लोग। तो कैसे जाते, नानी घर और कैसे जाते फूफा घर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो देखो हम इसमें बतला देते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये वाला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक, सबसे जो वीकेस्ट होता है, सबसे वीकेस्ट वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, इससे कम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इससे कम जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे कम सबसे कम हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इस ऑर्डर को याद करें, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 21 के बाद 22, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा इज द क्वेश्चन। अब यहाँ दो चीज़ है। सबसे पहला बात कि सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा प्लेस या पॉइंट है जहाँ पे खड़ा होके ऑब्जर्वर दूसरा का मोशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो अटैच्ड कहाँ है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किसका, अर्थ का। मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, बात को समझो, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट। ठीक, तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो सैटेलाइट में अटैच्ड है। तो सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट जो है वो ये हो गया हमारा अर्थ, और सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाता है, ये हो गया हमारा सैटेलाइट। अब ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है तो ये जो सैटेलाइट है उसके पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो दिस विल बी नॉन इनर्शियल, या इसके पास एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे कोई भी आदमी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम वैसा फ्रेम को बोलते हैं जिस फ्रेम का खुद का एक्सेलरेशन होता है। तो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो 22 का कहानी हो गया ख़त्म।
23। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक ब्लॉक है मास का जिसको हम कहाँ पर रख दिए हैं, फ्लैट सरफेस में, ठीक। इसका मास कितना है, तो बड़ा एम है। ए फोर्स अप्लाइड टू मूव पैरेलल टू द सरफेस, अब फोर्स अप्लाई किए और मूव कर गया किधर, आगे। बोलता है द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है। साले को ऐसा मत देखो, नहीं तो टिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग जानता है फोर्स इक्वल टू म्यू एन, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर एन इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये ऑप्शन में है तो टिक मार के आगे बढ़ो, नहीं तो फिर तेल लेने जाओ। स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, बहुत सुंदर, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये हो सकता है। देखो कैसे हम बतलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एन और एन इज इक्वल टू, यहाँ पे इस कंडीशन के लिए तो हम एम जी लिख सकते हैं, जो एन होगा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर, ठीक। तो मास ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये सही हो सकता है। रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ऐसा लिखो, ये सही हुआ तो ये कहाँ सही होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, स्क्वायर किसका, बॉडी का स्क्वायर, पागल हो गया, नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक। चलिए, अच्छा इसमें एक और दमदार क्वेश्चन यही है कि जो फ्रिक्शन फोर्स क्या एरिया इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, नो सर, कभी नहीं, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज, सोच लो, एंगल ऑफ रिपोज सोच लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सोच लो, दोनों का फॉर्मूला सोच लो, मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड फॉर ए मूवी बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ सोच लो, अरे सब सोच लो, हाँ बस, मतलब ये सब पढ़ लेना। 24, चलो ठीक। मशीन गन आया है, कौन आया है, मशीन गन। बोलता है एक मशीन गन है, वो फायर कर रहा है बुलेट को जिसका मास 40 ग्राम है विथ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड। तो बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा है, मतलब एक ही सेकंड में 1.2 किलोमीटर भाग जाता है। खैर जो भी हो, बात की बात है। मास दिया हुआ है, कुकर का सीटी भी बज गया, खाना बन रहा है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सुनो आप लोग, ठीक है। मास कितना ग्राम है, 40 ग्राम, तो किलोग्राम में कितना होगा, 40 × 10⁻³ किलोग्राम, ये मास हो गया। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 1200 मीटर पर सेकेंड, एसआई में है, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ए मैन होल्डिंग इट, एक आदमी है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है, कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन, मतलब जो उसको थ्रस्ट फोर्स लग रहा है गोली निकलने के कारण, वो मैक्सिमम 144 न्यूटन तक झेल सकता है। गलती से अगर 144 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लग गया आदमी में, तो आदमी पीछे गिर जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा फोर्स लगने नहीं देना है। तो बोल रहा है कितना गोली आदमी पर सेकेंड वो मैक्सिमम चला सकता है, क्योंकि एक गोली अगर चलाएगा तो मोमेंटम चेंज कम होगा, 2 गोली चलाएगा मोमेंटम चेंज ज़्यादा होगा, 3 गोली चलाएगा तो मोमेंटम चेंज और ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड को बढ़ाते जाएगा, ठीक है, तो जो फोर्स है वो बढ़ते जाएगा। और एक बार अगर 144 पहुंच गया तो फिर गोली चलाने वाला ही गिर जाएगा, फिर किधर गोली जाएगा वो बात की बात है। चलो इधर, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं m/v/t, ठीक। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, ये t क्या है, टाइम है, ठीक। तो हम अगर बोलेंगे कि 1 सेकेंड में कितना गोली, 1, 2 सेकेंड में कितना गोली, 2, तो हम एक काम कर सकते हैं 1 जो t है ना, 1/t, तो ये है पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में कितना गोली चलाता है, मान के चलो n, पर सेकेंड में कितना गोली चलाया, n, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू m/v क्या बन जाएगा, n। हमको किसको निकालना है, n को। फोर्स कितना है 144 इज इक्वल टू मास कितना है, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है 1200। अब यहाँ देखो 30 गया तेल लेने, 12 12 जा 144, 4 तिया 12, हिंदी समझ में नहीं आया, इंटू n था, तो n इक्वल टू 3, तो 1 2 3, 3 गोली से ज़्यादा जहाँ चलाया तो फिर हो जाएगा वो घायल, ठीक। तो हम लोग को समझ में आ गया कि 24 का आंसर कितना आएगा, 3। अब किसको सोल्व करना है, 25 को। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो मास किस में दिया हुआ है, kg में।
यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट है, तो यू कितना दिया हो इतना, तो काइनेटिक एनर्जी एस सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब एक कभी कभी ये भी दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो हाफ एम वी डॉट वी, ये भी दे देता है। ठीक, और ये स्केलर है। ठीक, तो हाफ की जगह में हाफ, एम की जगह में 10 और वी की जगह में 25, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर विल बी 125 जूल। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, ए क्वालिटी ऑफ वर्क कितना जूल किए हैं, 1000 जूल, मतलब ये वर्क दिया हुआ है 10 कितना सेकंड में, 2 सेकंड, मतलब ये टाइम दिया हुआ है। पूछा क्या है, पावर, तो कभी गुना पूछ रहा है, कभी भागा पूछ रहा है, कभी भी स्क्वायर निकालने का पूछ रहा है, कभी स्क्वायर रूट पूछ रहा है, और बोलता है आप 11th में पढ़ रहे हैं, जय झारखंड। ठीक, तो पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो कितना 1000 जूल, कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, तो कितना बार में है, ये नहीं का ऑप्शन में जी, इतना बार में। ठीक, 26 गया। 27, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर। आई, अच्छा, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg है, कितना ऊपर ले जाना है, 2 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड से कितना, 2 मीटर पर सेकंड, टोटल एनर्जी इज कितना। ठीक है, देखो बाबू, अब ये जो क्वेश्चन 27 है, ये वर्क पावर एनर्जी का है। ठीक, ले जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, और वो भी यूनिफॉर्म है, मतलब ये स्पीड नहीं बदल रहा है, और अगर नहीं बदल रहा है स्पीड है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और हाइट के साथ कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, सब कोई बोलो, मिलके जो बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम के जगह में कितना लोगे, 10, जी के जगह में, अब टेंशन है, कुछ नहीं बोला है, 9.8 लो, खुश लो। एच के जगह में कितना लोगे, एच कितना बोला है, ठीक है 2 मीटर, प्लस हाफ के जगह में कितना लोगे, हाफ, एम के जगह में कितना लोगे, 10, वी स्क्वायर के जगह में कितना लोगे, 4। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये कट गया, तो इधर कितना आया, 20। अब यहाँ से कितना आना चाह रहा है, ठीक है, देखो अगर ये गलती से 10 होता तो ये होता 200। ठीक, और अगर ये गलती से 10 नहीं है तो 200 से हल्का सा कम होगा। अरे हाँ ना सर, मतलब आंसर ठीक है किसके करीब होगा, छोड़ो निकाल लो इसको, साले को उतना तेज बन के क्या फ़ायदा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू 9.8। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे हो जाएगा 18, तो ये हो गया 6, यहाँ हो गया 9, और ये हो गया 196। तो 196 नहीं होगा, साले को 19.1, हाँ ठीक है 196 होगा, प्लस कितना 20, तो यहाँ से 6, 9 to 11 के 1, और यहाँ पे हो गया 2, तो 216 है, हाँ है, लो खुश हो जाओ। ठीक, उसके बाद कौन है 28। ठीक, अब 2 मासेस, एक का बोलता है 1 ग्राम, दूसरा का 4 ग्राम, आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट कराया गया है असाइनमेंट में, और इस तरह का क्या, अभी तक मैक्सिमम 27 क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिए हैं, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको असाइनमेंट में नहीं दिया गया है या क्लास में नहीं कराया गया है। ठीक, तो इतना बात तो समझ में आ रहा है कि मास्टरवा ठीक है पढ़ाया था। ठीक है, हम ही लोग में कुछ कुछ गड़बड़ी है। ठीक, तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि भरोसा नोट्स में किया जाए, इससे सबक सीख रहे हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, कि ज़्यादा दाएं बाएं नहीं सोचना है, चुपचाप से टीचर जितना करा दे रहे हैं मोर देन इनफ है। ठीक है, उससे ज़्यादा करते हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है, उससे कम करते हो हाथ धो बैठोगे नंबर से। चलिए, तो एक का मास है m1 1 ग्राम, एक का मास है m2 4 ग्राम, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, तो हमको पूछ रहा है P1/P2 कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, दैट इज़ जो हमारा, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है मोमेंटम, तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √m, यही होगा। ठीक है, अरे और यहाँ से यहाँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो पोगो देखो, तुम लोग साले को फिजिक्स पढ़ने का लायक ही नहीं हो। ठीक, तो P इज इक्वल टू √m हो जाएगा, मतलब P1/P2 इज इक्वल टू √m। तो पहला वाला का मास कितना है, अब देखो ग्राम को किलोग्राम में बदल के क्या फायदा, नीचे भी ग्राम ऊपर भी ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ऊपर भी किलोग्राम नीचे भी किलोग्राम, ग्राम ग्राम किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, नहीं बुझाया। ठीक, मत बुझो। ठीक, ऊपर कितना 1, नीचे कितना 4, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, 2 बॉडी
एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? क्या यही वाला आएगा? नहीं। अगर बदल दिया तो खोजते रहना साले को 1:2 और 2:1, हम तो खुश हो जाएंगे उस समय। ठीक, चलिए, तो 28 का आंसर कौन हो गया? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम हाइट 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज। तो देखो सर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना हाइट से गिर रहा है? 10 मीटर से। ठीक है, और मास कितना है इसका? 100 kg। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है वही निकालना है, जितना आएगा वही बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? देखो ऐसे ऐसे सोचो, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 क्योंकि कोई स्पीड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो ये हो जाएगा mgh। m बोले तो मुन्ना भाई, g बोले तो 9.8 और 10 बोले तो 10 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। अरे यही तो चाहिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। इसलिए धरती में आकर सट गया, अब क्या पोटेंशियल एनर्जी? तो यहाँ का रेफरेंस 0 ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 98, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लड्डू और बढ़ जाएगा। तो लड्डू लड्डू मिला लो और खुश हो जाओ। ये देखो 9800 जूल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। द बॉडी ऑफ, ये क्या लिख दिया है? मिशन इम्पॉसिबल। अच्छा देखो, ये सब नहीं पहचानते हो तो इधर वाला को देखो, इधर वाला को। ठीक, 3 kg मीटर स्क्वायर, तो kg मतलब मास और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ। ओ अच्छा अच्छा, बेचारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा था, साले ऊपर ऊपर पार हो गया मेरा भी। ठीक, मजाक कर रहे थे हम, समझ गए थे। ठीक, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आई, कितना? 3। यूनिट सब एकदम बेहतरीन है, तो 3 लिखो, खुश रहो। ठीक, रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी v इतना रेडियन पर सेकंड, ये भी एसआई में है, मस्त है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना? 2। ठीक, हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और कितना है? सेम है। अच्छा, एज मास 12 kg, तो एक देखो इधर सुनो, तो इसका पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लगाओगे? नहीं नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये पहला का, ये पहला का, ये पहला का। दूसरा का काइनेटिक एनर्जी कितना? तो 2 लिखेंगे, तो हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्या दोनों बराबर बोला है? हाँ बोला है। ठीक, तो हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 कितना? ओमेगा 2 स्क्वायर। रुकिए सर, यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी बोला है, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ तक तो ठीक है। रुको, इसको फिर से देखो, भूल जाओ मैंने क्या क्या बोला। ठीक, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो पहला बात है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों को बराबर करना है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ने हाफ को मार डाला, आई के जगह में रखोगे 3, ओमेगा की जगह में रखोगे 2 गुना 2 इज इक्वल टू एम के जगह में 12 और वी स्क्वायर नहीं मालूम। ठीक है, तो 3 चौके 12 गया तेल लेने, ये क्या आ रहा है जी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो हम लोग का 30 है, 30 क्वेश्चन नंबर 30, उसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। कौन हो जाएगा? ए फॉर आगरा। अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन को समझना है? 32 को, 31 को। ठीक, बोलता है ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज ए एंगुलर मोमेंटम L if its angular frequency is double and kinetic energy is half, the new angular momentum is। ठीक, दूसरा सेट का अभी तक का सबसे सुंदर क्वेश्चन। खैर कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस में बी ऑल्सो रिटेन एज हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी योर एंगुलर मोमेंटम इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक, अब इधर सुनो, एक पार्टिकल है वो परफॉर्मिंग कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, हैज़ ए एंगुलर मोमेंटम एल, उसका एंगुलर मोमेंटम एल है। क्या बोलता है, उसका काइनेटिक, उस इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज डबल, उसका फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दे रहे हैं, तो न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो इसमें से फॉर्मूला चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो L इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिए हैं सर, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 हो जाएगा। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है हम मान रहे हैं, लेकिन ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, और दोनों का जैसा चेंज इसके साथ होगा वैसा चेंज इसके साथ होगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, मतलब इसके जगह में लिख देंगे 2 टाइम्स, तो जो मोमेंटम आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4, 1/4 बोले तो L/4, तो 31 का आंसर हो गया B फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर। अब ये जो 32 नंबर है ना, ठीक है, इसको अगर हम बतलाने गए तो टोटल जितना कोई देखो उसमें से 2-4 कोई को समझ में आएगा। ठीक, तो अगर रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आता है तो तुम लोग को 35 में 35 बना के नहीं आना है। जिसका 35 में 35 बनाना या आएगा वो खुद ही क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली अपने बना लेगा, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन हम कराए हैं, एकदम कराए हैं। और नहीं विश्वास होता है जाके नोट्स में देखो, उसके बाद हमसे बात करोगे। ठीक, तो इसका हम आंसर सिर्फ बतला दे रहे हैं। 32 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 2g/3, इससे ज़्यादा हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट है 33, तो बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो मान लो ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो एक चीज़ तो दिमाग में बैठ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है। तो किसका लिखा जाता है, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, और ये पार्टिकल उस एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस में है r, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे I इज इक्वल टू mr²। ठीक, तो बोलता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल। ऑब्वियसली अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल का कहीं दूसरा जगह चला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगा। ठीक, तो इसमें तो करता है। ठीक, नेक्स्ट है मास पे है, साले को मास पे नहीं है, देखो तो मास तो बोल रहा है यस मैं हूँ कर रहा है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्वियसली क्यों नहीं, अगर मैं ये एक्सिस को शिफ्ट यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो r बदल जाएगा, और r बदल जाएगा तो i बदल जाएगा, तो सभी पे तो कर रहा है, तो आंसर सबको बराबर इज्जत 33 का हो जाएगा D फॉर दिल्ली। अब हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 34 को। इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर मान के चलो ये कोई बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से को क्वेश्चन याद आया, क्या बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर रहता है, नहीं नहीं बाहर भी हो सकता है, किसका, एग्जाम्पल नोट्स में पढ़ लोगे। ठीक, तो इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, तो जो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम है वो किधर डायरेक्टेड रहेगा। ठीक, तो देखो सर ये क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू ओमेगा। अब अगर बोला जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर की वेक्टर, तो ये तो अपने में वो क्वेश्चन है। ठीक, तो ये है हम लोग का टेंसर। ठीक, और जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये है वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किधर काम करेगा, देखो रेडियस की तरफ काम नहीं करेगा, टेंजेंट की तरफ काम नहीं करेगा, सरकमफ्रेंस की तरफ का घंटा का गोल गोल घूमेगा क्या, नहीं, जिधर काम करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसके बाद क्वेश्चन नहीं होगा। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड, एक बॉडी है या एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो पहले 12 था, अब 8 हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन है, पंखा चल रहा था और लाइट कट गया
है। अरे हाँ, ठीक। चाहे फिर लट्टू को रस्सी से बांध के घुमा दिया, उसका लट्टू धीरे धीरे रुक रहा है। अरे अरे सर, ठीक है बोले आप। ठीक, हम हमेशा ठीक बोलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो लट्टू वाला में थोड़ा उसका पार्टिकल को देखना पड़ेगा, पूरे लट्टू को नहीं देखना पड़ेगा। और फैन में फैन का ब्लेड में कोई पॉइंट को देखना पड़ेगा, पूरा पंखा को मत देखिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ठीक। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडियस। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, वो अगर कोई बच्चा से बन गया है तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। और नहीं बना है तब फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। देखो, सबसे पहला बात है क्या एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ठीक, और आई देखो ओमेगा क्या लिख सकते, सिंस v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। देखो सर, v बदल रहा है, v बदल रहा है तो ओमेगा भी बदलेगा, ओमेगा बदलेगा, ठीक है, और जब ओमेगा बदलेगा तो एल बदलेगा। तो सबसे पहला बात है ये तो होगा नहीं। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो सेंटर के तरफ होगा। बोले हाँ सर आप तो बोले थे, तो धोएंगे बतला दे रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी का नंबर भी बदल रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो यहाँ दो ठो एक्सेलरेशन होगा, आधा को तक किडनी हिल रहा है, अब दिमाग क्या हिलेगा। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा और ना तो रेडियल एक्सेलरेशन इधर वाला होगा, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन होगा जो ऐसे होगा। तो ये भी गया तेल लेने। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग रेडियस, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो हम एक ही बात बतलाते हैं, अगर मेरा बात को समझ जाओगे तो आप तुरंत मान जाओगे, और ज़्यादा फिजिक्स के चक्कर में रहोगे तो जाओगे तेल लेने। देखो जो हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, हम बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। और एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा तो उसका जो डायरेक्शन है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो कांस्टेंट ही रहेगा। या फिर इससे अगर थोड़ा क्लियरिटी नहीं मिल रहा है तो एक चीज़ सोचो, सबसे अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आ गया है कि सर कब बॉडी सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहेगा और कब बॉडी स्पाइरल पाथ में घूमेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, लेकिन बोल रहा है कि वो धीरे धीरे जब स्पीड घटेगा ना, ठीक है, तो वो अपना पाथ को ऐसे करते 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 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv² बाई आर। ठीक, अब देखो स्पीड घट रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, क्यों घट रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और अगर स्पीड घट रहा है और अगर इस फोर्स को कांस्टेंट रखना है तो आर को भी घटना पड़ेगा। बात को समझिए, अगर इस फोर्स को कांस्टेंट रखना है, फोर्स को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। कौन सा फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक, तो जब स्पीड घटेगा तो रेडियस भी घटेगा। उस केस में रेडियस घट रहा है तो ऐसा वाला क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब स्पीड घट रहा है और ये फोर्स भी घट रहा है, मतलब आर फिक्स है, तो उस समय सर्कुलर पाथ। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो डाले हैं बेहतरीन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो इज्जत देना पड़ेगा। ठीक, तो एक चीज हम लोग को समझ में आ गया, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है तो उसका पाथ होगा सर्कुलर, और अगर कोई बॉडी नहीं, उसका पाथ होगा क्या बोलते हैं, स्पाइरल। ठीक है, और एक और है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ ऐसे होता है इलिप्स के जैसा। ठीक है, और ये कौन सा है, ये वाला स्पाइरल, जलेबी के जैसा या स्प्रिंग के जैसा, ऐसा भी स्प्रिंग ऐसा भी स्प्रिंग, इसका नाम हेलिकल स्प्रिंग, इसका नाम स्पाइरल स्प्रिंग। खैर बहुत हाई फाई हो रहा है, तो फिर से सुनो, हम लास्ट बोल देते हैं, हो सकता है वो फर्स्ट टाइम उल्टा पुल्टा बोल दिए होंगे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो FC इज इक्वल टू mv² बाई आर, और गलती से अगर स्पीड घट रहा है तो R को भी घटना पड़ेगा, मतलब पाथ विल बी जलेबी। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं है और अगर भी घट रहा है
तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि v के घटने से एफ सी घट जाएगा और आर एज इट इज रहेगा। तो ये कैसा मोशन रहेगा? सर्कुलर मोशन। ठीक, तो कुल मिला जुला के 35 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। और हम बहुत मुश्किल से वादा पूरा किए। बहुत बच्चा लोग बोल रहे थे कि सर कब वीडियो दीजिएगा, कब वीडियो दीजिएगा, तो आज दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बार और परेशान करेगा 2 महीना बाद, जिस समय आप लोग को थ्योरी क्वेश्चन देगा, तो फिर से मॉडल सेट पेपर निकालेगा। ठीक है, फिर से हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर से अपलोड करना पड़ेगा, और फिर से बोलना पड़ेगा लाइक कमेंट शेयर और फैलाओ। ठीक, तो जो जो करना है कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट मुलाकात क्लास में होगा आफ्टर एग्ज़ाम। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11th एग्ज़ाम। अभी आप 11:30 में पहुंचोगे, क्योंकि एक ठो और देना है, तब जाके 12 में पहुंचोगे। बट हाँ, हम यही बोलेंगे, जो बच्चा इससे भी पास हो जाओगे ना, ठीक है, तो उससे भी पास हो जाओगे। पास होने का मत सोचो, 12 को जल्दी स्टार्ट करना है, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। और 12 का जो रिजल्ट है वो सब कोई पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब कोरोना वोरोना बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को गोली मारिए। ठीक है, तो थैंक यू। और कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा तो ग्रुप पे मैसेज करोगे या पर्सनली हमको मैसेज करोगे। जो भी आंसर दिए हैं पूरे होशो हवास में दिए हैं। इंसान है, गलती होने का चांसेस रहता है, लेकिन टीचर है तो कम रहता है। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।